तो दोस्तों एक बेहतरीन मूवी विन डीजल की हमें देखने को मिल सकती है जिसका टाइटल रहने वाला है दम मर्डर। तो आज की इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। अपने पीछा करने वालों से बचते हुए मर्द द्वीप पर वापस आ जाता है, जहां वह और नेकबोन मरम्मत की हुई नाव को पानी में उतार देते हैं। जैसा कि वे सहमत हुए थे, मर्द नेकबोन को अपनी पिस्तौल दे देता है, लेकिन बिना गोला बारूद के। मर्द एलिस को अलविदा कहना चाहता है, इसलिए नेकबोन उसे एलिस के परिवार के हाउसबोट पर ले जाता है, जहां वह ठीक हो रहा है। मर्द एलिस के कमरे में घुस जाता है और एलिस मर्द से कहता है कि उसे अपनी कही बात के लिए माफी चाहिए। मर्द जवाब देता है कि एलिस ने जो कुछ कहा था उसमें से ज्यादातर सही था और वह एक अच्छा आदमी नहीं है। फिर एलिस उसे महिलाओं के बारे में अपने पिता की सलाह बताता है। मर्द इससे सहमत नहीं होता और कहता है कि एलिस एक अच्छा आदमी है और अगर उसे अपनी आधी भी अच्छी लड़की मिल जाए तो वह ठीक हो जाएगा। जब मर्द एलिस के कमरे में होता है, कार्वर और उसके साथी वहां पहुंचते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं। टॉम, जो एक पूर्व मरीन निशानेबाज है, अपनी नाव से अपनी पुरानी स्नाइपर राइफल से गोलीबारी करता है और नदी के उस पार से कई हमलावरों को मार गिराता है। मर्द एलिस को बचाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन नदी में गोता लगाते समय उसे गोली लग जाती है। पुलिस पहुंचती है और सभी साथियों को मृत पाती है। एक सिपाही किंग को फोन करके बताता है कि उसका दूसरा बेटा भी मर चुका है। पुलिस के गोताखोर पूरी रात मर के शव की तलाश करते हैं। गोलीबारी के अगले दिन सुबह टॉम गायब हो जाता है। एलिस के माता पिता अलग हो जाते हैं। वह और उसकी मां शहर के एक अपार्टमेंट में रहने चले जाते हैं और एलिस के पिता को दूर एक नई नौकरी मिल जाती है। एलिस और नेकबोन हाउसबोट को तबाह होते हुए देखते हैं। एलिस बताता है कि उसे मर के भविष्य के बारे में पता नहीं है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि वह जूनिपर की रक्षा कर रहा था। एलिस के पिता के जाने के बाद वह एलिस से कहता है कि वह उसकी मां का ख्याल रखे क्योंकि यह बदलाव उसके लिए भी मुश्किल है, और इस तरह वह अपनी स्थिति के प्रति ज्यादा परिपक्व और बदला हुआ रवैया दिखाता है। वह एलिस को भरोसा दिलाता है कि वह उसे एक हफ्ते में फिर से देखेगा और एलिस से कहता है कि वह उससे प्यार करता है, जिस पर एलिस भी प्यार से जवाब देती है। एलिस अपने नए मोहल्ले में कुछ आकर्षक, बड़ी किशोर लड़कियों को देखता है। उनमें से एक उसे देखकर हाथ हिलाती है और वह मुस्कुरा देता है। कई दिनों बाद पता चलता है कि मर्द जिंदा है और टॉम द्वारा चलाई जा रही मरम्मत की गई नाव पर ठीक हो रहा है। वे आगे मिसिसिपी नदी के मुहाने और उसके दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी की ओर देखते हैं। हालना मैथ्यू मैककोनागे मर के रूप में रीज विदरस्पून, जूनिपर के रूप में टाई शेरिडन, एलिस के रूप में जैकब लोफ्लैंड, नेकबोन के रूप में सैम शेपर्ड, टॉम ब्लैंकेनशिप के रूप में रे मैकिनन, वरिष्ठ के रूप में सारा पॉल्सन, मैरी ली के रूप में माइकल, शैनन गैलेन के रूप में जो डॉन बेकर, राजा के रूप में पॉल स्पार्क्स, कार्वर के रूप में बोनिस्टर डिवेंट में पर्ल के रूप में स्टुअर्ट ग्रीर, मिलर के रूप में। अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसका लेखन और निर्देशन जेफ निकोल्स ने किया है। फिल्म में टाई शेरिडन और जैकब लोफ्लैंड दो किशोरों की भूमिका निभाते हैं, जिनकी मुलाकात मर मैथ्यू मैककोनागी से होती है, जो एक छोटे से द्वीप पर छिपे एक भगोरे की कहानी कहता है, और वे उसे उसके पीछा करने वालों से बचाने में मदद करने के लिए सहमत होते हैं। सैम शेपर्ड और रीज विदरस्पून भी इसमें अभिनय करते हैं। 2025 में अपनी मृत्यु से पहले यह फिल्म जो डॉन बेकर की आखिरी फिल्म थी। मड ने 2012 के कान फिल्म समारोह में पाल्मे डियोर के लिए प्रतिस्पर्धा की और जनवरी 2013 में सनडांस फिल्म समारोह में भी प्रदर्शित की गई। यह 26 अप्रैल 2013 को चुनिंदा सिनेमाघरों में सीमित रिलीज के साथ शुरू हुई, जिसके बाद 10 मई को व्यापक रिलीज हुई। मड ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। $10 मिलियन के बजट पर
$32.6 मिलियन की कमाई की और इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली। कथानक। डेविड, अरकांसस के पास रहने वाले दो किशोर, एलिस और नेकबोन, मिसिसिपी नदी के एक छोटे से द्वीप पर एक परित्यक्त नाव पाकर बहुत खुश होते हैं। हालांकि नाव पर पहले से ही मर नाम का एक आदमी रहता है, जिससे लड़के कुछ देर बाद मिलते हैं। मर, एक अस्तव्यस्त लेकिन आकर्षक आवारा, लड़कों को बताता है कि वह पास में ही पला भरा है और कुछ खाने की मांग करता है और वादा करता है कि उसके जाने के बाद बदले में उन्हें नाव दे देगा। खाना लेकर लौटते हुए लड़के मर से पूछते हैं कि वह क्यों छिपा है। मर अपनी प्रेमिका जूनिपर का इंतजार कर रहा है, जिसे वह खूबसूरत बताता है, जिसके हाथों पर बुलबुल के अनोखे टैटू है। बाद में लड़कों को जूनिपर शहर में दिखाई देती है। एलिस को मे पर्ल नाम की एक बड़ी लड़की से प्यार हो जाता है। एलिस को पता चलता है कि उसकी मां के शहर में बसने की इच्छा के कारण उसके माता पिता तलाक लेने की तैयारी में है। इससे उनकी पुरानी नदी हाउसबोट खतरे में पड़ जाती है। अगर मालिक अब इसे रहने के लिए इस्तेमाल नहीं करता तो नदी प्राधिकरण उसे गिरा देगा। बाद में एक नाके पर एलिस को पता चलता है कि मर एक वांछित भगोरा है, लेकिन वह उसे देखने से इनकार करता है। लड़के इस खोज के बारे में मड से पूछताछ करते हैं। मड बताता है कि उसने उस आदमी को मार डाला जिसने जूनिपर को गर्भवती किया था और उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया था, जिससे उसका बच्चा खो गया। मड अब भागने के लिए नाव का इस्तेमाल करने की योजना बनाता है और लड़कों से वादा करता है कि उनकी मदद जारी रखने के बदले उसे अपनी पिस्तौल देगा। मर एलिस को मदद के लिए टॉम ब्लैंकेनशिप के पास भेजता है, जो उसके बचपन के एक बड़े पिता और एलिस के पड़ोसी थे। टॉम मड से बात करने के लिए राजी हो जाता है। हालांकि जब उसे पता चलता है कि मड जूनिपर को लेकर फिर से मुसीबत में है, तो वह मदद करने से इनकार कर देता है। मड लड़कों को जूनिपर के लिए एक नोट देता है। वे उसके मोटल के कमरे में पहुंचते हैं, जहां कार्वर, जिस आदमी को मड ने मारा था उसका भाई, उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। एलिस और नेकबोन मर को उस आदमी के बारे में बताते हैं और मर को पता चलता है कि जिस आदमी को उसने मारा था उसका परिवार बदला लेने आया है। कबाड़खाने से मशीन के पुर्जे और एक आउटबोर्ड मोटर चुराकर लड़के मर की नाव की मरम्मत में मदद करते हैं और जूनिपर के साथ मिलकर उसे मर के पास लाने की योजना बनाते हैं ताकि वे दोनों नदी में साथ साथ भाग सकें। तय दिन पर जूनिपर नहीं आती। एलिस और नेक उसे पास के एक बार में किसी और आदमी के साथ फ्लर्ट करते हुए पाते हैं और मर को पूरी बात बताते हैं। एलिस मर का एक नोट जूनिपर के पास लाता है, जिसमें लिखा है कि वह स्वीकार करता है कि उनके बीच सब कुछ खत्म हो गया है। जूनिपर एलिस को बताती है कि वह मड से प्यार करती है, लेकिन वह जन्मजात झूठा है और वह अपनी बाकी जिंदगी उसकी घुमक्कर जीवनशैली के साथ नहीं बिता सकती। एलिस, जिसे वह एक गहरे प्यार में डूबा हुआ जोड़ा मानता था, के अचानक बिखर जाने से बहुत निराश है। इसके तुरंत बाद पर्ल एलिस को उसके दोस्तों के सामने अस्वीकार कर देती है और अपमानित करती है। ये घटनाएं एलिस के लिए उसके पिता की उस चेतावनी की पुष्टि करती प्रतीत होती है, जो तलाक के बाद दी गई थी, कि औरतों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एलिस मड से भिड़ जाती है और उसे जूनिपर को छोड़ देने के लिए झूठा और कायर कहती है। भागते हुए एलिस कॉटनमाउथ कीड़ों से भरे एक गड्ढे में गिर जाता है और उसे काट लेता है। मर कूदकर उसे बचा लेता है और बेहोश एलिस को मुख्य भूमि पर स्थित एक क्लिनिक में ले जाने के लिए दौड़ पड़ता है। मर को पहचानकर अस्पताल का एक कर्मचारी पुलिस को बुलाता है, जो कार्वर और उसके पिता किंग को खबर देती है। लॉरा जीन रीज विदरस्पून, जन्म 22 मार्च 1976, एक अमेरिकी अभिनेत्री और निर्माता है। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें एक अकादमी पुरस्कार, एक प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार शामिल है। टाइम पत्रिका ने उन्हें 2006
और 2015 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक, और फोर्ब्स ने उन्हें 2019 और 2021 में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया है। 2021 में फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्री का नाम दिया और 2023 में उन्हें $440 मिलियन की अनुमानित कुल संपत्ति के साथ अमेरिका की सबसे अमीर हस्तियों में से एक नामित किया गया। 1-2 विदर्स्पून ने अपने करियर की शुरुआत एक किशोरी के रूप में की थी। उन्होंने द मैन इन द मून 1991 में अपनी पहली फिल्म की। 1996 की फिल्मों फ्रीवे और फियर में अभिनय करने के बाद उन्हें सफलता 1999 में क्रूएल इंटेंशंस में सहायक भूमिका के साथ मिली और ब्लैक कॉमेडी इलेक्शन में ट्रेसी फ्लिक की भूमिका के लिए उन्हें कॉमेडी लीगली ब्लोंड 2001 और इसके 2003 के सीक्वल में एले वुड्स की भूमिका निभाने और रोमांटिक कॉमेडी स्वीट होम अलबामा 2002 में अभिनय करने के लिए व्यापक मान्यता मिली। उन्होंने संगीत में बायोपिक वॉक द लाइन 2005 में जून कार्टर कैश की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार जीता। करियर में गिरावट के बाद, जिसके दौरान उनकी एकमात्र बॉक्स ऑफिस सफलता रोमांटिक ड्रामा वाटर फॉर एलिफेंट्स 2011 थी, उसके बाद से उन्होंने मुख्य रूप से टेलीविजन में काम किया है। अपनी कंपनी हेलो सनशाइन के तहत कई महिला प्रधान साहित्यिक रूपांतरणों का निर्माण और अभिनय किया है। इनमें HBO ड्रामा सीरीज बिग लिटिल लाइज 2017 से 2019, एप्पल TV प्लस ड्रामा सीरीज द मॉर्निंग शो 2019 वर्तमान और हुलू मिनी सीरीज लिटिल फायर्स एवरीवेयर 2020 शामिल है। इनमें से पहली के लिए उन्होंने उत्कृष्ट सीमित श्रृंखला के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। उन्होंने फिल्म रूपांतरण गॉन गर्ल 2014 और वेयर द क्रॉडेड सिंग 2022 और मिनी सीरीज रूपांतरण डेजी जोन्स एंड द सिक्स 2023 का भी निर्माण किया है। विदर्स्पून रीज बुक क्लब और एक कपड़ों की कंपनी ड्रेपर जेम्स की भी मालिक है। वह बच्चों और महिलाओं के लिए काम करने वाले संगठनों से जुड़ी है। वह चिल्ड्रंस डिफेंस फंड CDF के बोर्ड में कार्यरत है और 2007 में उन्हें एवन प्रोडक्ट्स की ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। वह महिलाओं के हितों के लिए समर्पित धर्मार्थ एवन फाउंडेशन की मानद अध्यक्ष भी है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। लॉरा जीन रीज विदर्स्पून का जन्म 22 मार्च 1976 को लुइसियाना के न्यू ऑरलियंस के दक्षिणी बैप्टिस्ट अस्पताल में हुआ था। उनके पिता, एक मेडिकल डॉक्टर, ने यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी रिजर्व में लेफ्टिनेंट के रूप में काम किया था और 2012 तक एक ओटोरिंगोलॉजिस्ट के रूप में निजी प्रैक्टिस में थे। उनकी मां, मैरी एलिजाबेथ बेट्टी नी रीज विदर्स्पून, बाल चिकित्सा नर्सिंग में PhD रखती है और वेंडरबिल्ट विश्वविद्यालय में नर्सिंग की प्रोफेसर थीं। विदर्स्पून ने स्कॉटिश मूल के जॉन विदर्स्पून से वंश का दावा किया है, जिन्होंने संयुक्त राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। 11 उसके माता-पिता अभी भी कानूनी रूप से विवाहित है, हालांकि वे 1996 में अलग हो गए थे। 12 एक एपिस्कोपेलियन के रूप में पलीब्री विदर्स्पून ने अपनी निर्णायक दक्षिणी परवरिश पर गर्व व्यक्त किया है, जिसने उनके अनुसार उन्हें परिवार और परंपरा की भावना दी और उन्हें लोगों की भावनाओं के प्रति ईमानदार होना, विनम्र होना, जिम्मेदार होना और अपने जीवन में जो कुछ भी है उसे कभी भी हल्के में नहीं लेना सिखाया। 13, 14, 15, 7 साल की उम्र में उन्हें एक फूलवाले के टेलीविजन विज्ञापन के लिए एक मॉडल के रूप में चुना गया, जिसने उन्हें अभिनय की कक्षाओं में दाखिला लेने के लिए प्रेरित किया। 16, 11 साल की उम्र में उन्होंने टेनस्टेट टैलेंट फेयर में पहला स्थान हासिल किया। 16 उन्होंने स्कूल में उच्च ग्रेड प्राप्त किए। 16 और खुद को, जैसा कि उन्होंने कहा, एक बड़ी बेवकूफ मानती थीं, जिसे ढेर सारी किताबें पढ़ना पसंद था। 17 इस जुनून के बारे में उन्होंने कहा, मैं किताबों की दुकान में पागल हो जाती हूँ। इससे मेरा दिल जोर से धड़कता है, क्योंकि मैं सब कुछ खरीदना चाहती हूँ। 18
उन्हें एक मल्टी अचीवर के रूप में वर्णित किया गया है, जिन्हें उनके माता पिता ने लिटिल टाइप ए उपनाम दिया था। 1920 उन्होंने हार्डिंग अकादमी में मिडिल स्कूल में पढ़ाई की और नेशविले के ऑल गर्ल्स हार्पेथ हॉल स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां वह एक चीयरलीडर थीं। 2113 बाद में उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 22 लेकिन अभिनय करियर बनाने के लिए स्नातक होने से पहले ही छोड़ दिया। जेफ निकोल्स ने मड को लिखा और निर्देशित किया, जिसे एवरेस्ट एंटरटेनमेंट द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित किया गया था और एवरेस्ट और फिल्मनेशन एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया था। एक निकोल्स 1990 के दशक में फिल्म की अवधारणा के साथ आए थे। अभी भी एक छात्र के रूप में निकोल्स ने मार्क ट्वेन के कार्यों से प्रेरित होकर कहानी को विकसित करना शुरू कर दिया, जिसमें 1876 का उपन्यास टॉम सॉयर भी शामिल था। उन्होंने प्रेम के विषय पर भी विचार करने की कोशिश की। मैं हाई स्कूल में अपने जीवन के उस बिंदु को पकड़ना चाहता था जब मुझे लड़कियों पर क्रश था और इसने मेरा दिल पूरी तरह से तोड़ दिया और यह विनाशकारी था। मैं उस उत्साह और उस दर्द और प्यार में होने और एक किशोर होने की तीव्रता को बोतल में भरने की कोशिश करना चाहता था। एक लोन स्टार 1996 में उन्हें देखने के बाद निकोल्स के मन में हमेशा मैककोनाघे थे। 5-6 मई 2011 में मुख्य भूमिका के लिए सबसे पहले क्रिस पाइन से बातचीत हुई थी। 7 अगले अगस्त में मर के रूप में मैककोनाघे को चुना गया और उनके साथ रीज विदरस्पून भी शामिल हुई। 8 विदरस्पून उसी एजेंसी में थीं जिसमें निकोल्स थीं, इसलिए वह जूनिपर की भूमिका के लिए उनसे संपर्क करने में सक्षम थे। 6 एक छोटे डेल्टा शहर के स्थानीय लड़कों के लिए निकोल्स ने उन लड़कों को कास्ट किया जो पहले से ही नाव चला सकते थे और डर्ट बाइक चला सकते थे, बजाय उन लोगों के जिन्हें सेट पर सिखाया जाना था। 9 नेकबोन की किशोर भूमिका के लिए 2000 से अधिक लड़कों ने ऑडिशन दिया और येल काउंटी, अरकांसस के 15 वर्षीय जैकब लोफलैंड को कास्ट किया गया। 10 निकोल्स ने 26 सितंबर 2011 को अपने गृह राज्य अरकांसस में मर की शूटिंग शुरू की। 11 फिल्मांकन में 8 सप्ताह लगे और 19 नवंबर को समाप्त हुआ। उन्होंने दक्षिण पूर्व अरकांसस में फिल्मांकन किया, स्थानों में डुमास, अरकांसस डेल्टा लोलैंड्स क्षेत्र में, डी-विट, लेक विलेज, मिसिसिपी नदी के पास, क्रॉकेट्स ब्लफ, व्हाइट नदी पर और स्टटगार्ट शामिल थे। 10 फिल्म में द्वीप यूडोरा शहर के बाहर मिसिसिपी नदी में स्थित था। 12 कलाकारों और चालक दल में 100 से अधिक लोग थे, जिनमें से लगभग आधे अरकांसस के निवासी थे। 400 से अधिक स्थानीय लोग भी एक्स्ट्रा के रूप में शामिल थे। राज्य सरकार के आर्थिक विकास आयोग के अनुसार मड राज्य में फिल्माया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा उत्पादन है। 10 निकोल्स ने दक्षिण पूर्वी अरकांसस के कुछ हिस्सों में फिल्मांकन के बारे में कहा, इन जगहों और लोगों का एक विशिष्ट उच्चारण और संस्कृति है और वे तेजी से एकरूप हो रहे हैं। मैं एक ऐसी जगह का स्नैपशॉट लेना चाहता था जो शायद हमेशा के लिए वहां नहीं रहेगी। 9 मर के सिनेमेटोग्राफर एडम स्टोन ने फिल्मांकन के लिए स्टीडी कैम का इस्तेमाल किया। स्टोन, जो निकोल्स की पिछली फिल्मों शॉटगन स्टोरीज और टेक शेल्टर के भी सिनेमेटोग्राफर थे, ने कहा, अगर आप शॉटगन स्टोरीज देखें तो कैमरा काफी हद तक स्थिर है। टेक शेल्टर में हमें डॉली का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ा। मड में कैमरा कभी भी स्थिर नहीं रहता। लोकेशन या तो बहुत दूर थे या बहुत छोटे और तंग, इसलिए स्टीडी कैम ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो वहां पहुंच सकती थी। 13 फिल्म को कोडक विजन 335 मिमी फिल्म स्टॉक्स पर एनामॉर्फिक फॉर्मेट में पेनाविजन जी सीरीज लेंस के साथ शूट किया गया था। 14 मुक्त करना। मर का प्रीमियर 26 मई 2012 को 2012 के कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ था, जहां इसे पाल्मे डियोर सहित फेस्टिवल के पुरस्कारों के लिए एक प्रतियोगिता स्लॉट मिला था। 6 रॉयटर्स ने बताया कि फिल्म ने प्रेस स्क्रीनिंग में गर्मजोशी से तालियां बटोरी। 15 वैरायटी के फिल्म समीक्षक जस्टिन चांग
और पीटर डेब्रूज ने मर को फिल्म फेस्टिवल की अपनी पसंदीदा फिल्मों में से एक माना। डेब्रूज ने कहा कि फिल्म हकलबेरी फिन उपन्यास की याद दिलाती है। यह बहुत ही खूबसूरती से संबोधित करती है कि हृदयस्थल में पुरुषत्व और परिवार का वास्तव में क्या अर्थ है। उन्होंने कहा कि मड में मिसिसिपी नदी एक पौराणिक पृष्ठभूमि थी, जिसमें पुराने मूल्य दुनिया की मजबूत आधुनिक ताकतों के खिलाफ संघर्ष करते हैं। 16 कांस में प्रीमियर के बाद किसी भी वितरक ने तुरंत संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म को रिलीज करने के अधिकार नहीं खरीदे। 17 अगस्त 2012 तक लायंसगेट और रोडसाइड अट्रैक्शन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में मर को वितरित करने के अधिकार हासिल कर लिए। 1 जनवरी 2013 में मर को 2013 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया और ऑस्टिन अमेरिकन स्टेट्समैन ने बताया, मार्क ट्वेन पर उनके आधुनिक दृष्टिकोण को 500 से अधिक लोगों की उत्साही बिक चुकी भीड़ के सामने दिखाया गया। 17 स्वागत बॉक्स ऑफिस। यह फिल्म 26 अप्रैल 2013 को 363 सिनेमाघरों में सीमित रिलीज के साथ रिलीज हुई और इसने 2,215,891 की कमाई की, जिसमें प्रति सिनेमाघर औसतन $6,104 की कमाई हुई और बॉक्स ऑफिस पर 11वें स्थान पर रही। इसके बाद 10 मई 2013 को फिल्म का विस्तार हुआ और इसने 2,538,599 की कमाई की, जिसमें प्रति सिनेमाघर औसतन $2,980 की कमाई हुई और बॉक्स ऑफिस पर 8वें स्थान पर रही। $10 मिलियन के बजट के साथ फिल्म ने उत्तरी अमेरिका में 21,590,086 और अन्य बाजारों में 11,023,087 की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल 32,613,173 की कमाई हुई। 18 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। मर को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। रॉटन टोमाटोज पर 186 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 97% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 7.810 है। साइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, शीर्षक भूमिका में मैथ्यू मैककोनागी के दमदार अभिनय से प्रेरित मर एक आकर्षक दक्षिणी ड्रामा प्रस्तुत करती है जो भावुक हुए बिना भी मधुर और हृदयस्पर्शी बनी रहती है। 19 मेटाक्रिटिक पर 35 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 76 अंक मिले हैं, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 20 द न्यू यॉर्कर में लिखते हुए डेविड डेनबी ने निर्देशक की प्रशंसा की। निकोल्स ने अंतरंगता और निरंतर तनाव के लिए एक प्रतिभा विकसित की है। वह महान फिल्म कहानीकारों में से एक बन सकते हैं। पूरी फिल्म एक ऐसी गहराई और मनोवैज्ञानिक तीक्ष्णता के साथ खेलती है जो अब हमारी फिल्मों में लगभग कभी नहीं मिलती। 21 द रैप की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कि फिल्म ने दक्षिण में बहुत मजबूती से प्रदर्शन किया, गॉडफ्रे चेशायर लिखते हैं कि उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। मड सबसे अच्छी दक्षिणी फिल्म है जो मैंने युगों में देखी है। 22 मैककोनागे के प्रदर्शन की सराहना करते हुए द विलेज वॉयस ने इसे एक महान अमेरिकी अभिनेता के रूप में पुनर्विचार के लिए मैककोनागे के अभियान में नवीनतम बताया। 23 पुरस्कार। मर को कई पुरस्कार और नामांकन मिले हैं। इसे 29वें इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स में इसके निर्देशक, कास्टिंग निर्देशक और कलाकारों की टुकड़ी के लिए रॉबर्ट ऑल्टमैन पुरस्कार मिला। इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स में जेफ निकोल्स को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए भी नामांकित किया गया। 24 टाई शेरिडन को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेता अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। इस फिल्म को बेल्जियन फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन से ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार मिला। मर को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू द्वारा 2013 की शीर्ष 10 स्वतंत्र फिल्मों में से एक नामित किया गया था। 25 नोट्स अपनी आत्मकथा में मार्क ट्वेन ने अपने बचपन के दोस्त टॉम ब्लैंकेनशिप को अपने चरित्र हकलबेरी फिन की प्रेरणा बताया है। 2001 की फिल्म लीगली ब्लोंड विदरस्पून के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। उन्होंने एले वुड्स की भूमिका निभाई, जो एक फैशन मर्चेंडाइजिंग प्रमुख है,
जो हार्वर्ड लॉ स्कूल में अपने पूर्व प्रेमी के साथ जाने के लिए एक कानून की छात्रा बनने का फैसला करती है। विदर्स्पून ने भूमिका के बारे में कहा, जब मैंने लीगली ब्लोंड पढ़ी तो मैं ऐसी थी, वह बेवर्ली हिल्स से है, वह अमीर है, वह एक सोरोरिटी में है, उसका एक अच्छा प्रेमी है। ओह हाँ, उसे छोड़ दिया जाता है। किसे परवाह है? मैं अब भी उससे नफरत करती हूं। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना था कि वह उस तरह की इंसान हो जिससे आप नफरत नहीं कर सकते। 14 लीगली ब्लोंड बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, जिसने घरेलू स्तर पर 96 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 40 विदर्स्पून के प्रदर्शन ने उन्हें आलोचकों से प्रशंसा दिलाई। 41 रोजर एबर्ट ने टिप्पणी की, विदर्स्पून ने सहजता से इस सामग्री को धूप और त्वरित बुद्धि के साथ एनिमेटेड किया। 42 और सैलून पत्रिका के आलोचक ने लिखा, वह विदर्स्पून एले के चरित्र को खूबसूरती से चित्रित करती है। 43 इस बीच सिएटल पोस्ट इंटेलिजेंसर ने निष्कर्ष निकाला, विदर्स्पून एक प्रतिभाशाली हास्य कलाकार है जो पूरी तरह से जोश और जोश के साथ मार्च करके एक दृश्य को जीवंत कर सकती है, और वह इस मामूली छोटी कॉमेडी को लगभग अकेले ही शक्ति प्रदान करती है। 44 फिल्म ने उन्हें गोल्डन ग्लोब्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए दूसरा नामांकन और सर्वश्रेष्ठ हास्य प्रदर्शन के लिए एमटीवी मूवी अवार्ड दिलाया। 45 2002 में विदर्स्पून ने कई परियोजनाओं में काम किया, जैसे द सिम्पसंस एपिसोड द बार्ट वांट्स व्हाट इट वांट्स में ग्रेटा वोल्फ कैसल की भूमिका, और कॉमेडी द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में सेसिली की भूमिका, जो ऑस्कर वाइल्ड के नाटक का फिल्म रूपांतरण था जिसके लिए उन्हें टीन च्वाइस अवार्ड के लिए नामांकन मिला था। 46 उस वर्ष बाद में उन्होंने एंडी टेनेंट की रोमांटिक कॉमेडी स्वीट होम अल्बामा में जोश लुकास और पैट्रिक डेम्पसी के साथ अभिनय किया, जिसमें उन्होंने मेलानी कारमाइकल की भूमिका निभाई, जो एक युवा फैशन डिजाइनर है जो न्यूयॉर्क के एक राजनेता से शादी करना चाहती है, लेकिन अपने बचपन के प्रेमी से तलाक लेने के लिए अलबामा लौटना पड़ता है, जिससे वह 7 साल से अलग रह रही है। 48 यह फिल्म विदर्स्पून की सबसे बड़ी लाइव एक्शन बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई, जिसने शुरुआती सप्ताहांत में $35 मिलियन से ज्यादा की कमाई की और अमेरिका में $127 मिलियन से ज्यादा की कमाई की। 49 व्यावसायिक सफलता के बावजूद आलोचकों ने स्वीट होम अल्बामा को नकारात्मक समीक्षा दी। मियामी हेराल्ड ने इसे एक रोमांटिक कॉमेडी जो इतनी घिसी-पिटी, नीरस और पूर्वानुमानित है कहा। 50 और प्रेस ने राय दी कि विदर्स्पून ही एकमात्र कारण थीं कि फिल्म ने इतने बड़े दर्शक वर्ग को आकर्षित किया। 51 क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर ने उनके बारे में लिखा, वह फिल्म का मुख्य आकर्षण नहीं है, बल्कि वह इसका एकमात्र आकर्षण है। 53 अगले वर्ष विदर्स्पून ने लीगली ब्लोंड की सफलता को सीक्वल लीगली ब्लोंड 2 रेड व्हाइट एंड ब्लोंड में अभिनय करके जारी रखा। एले वुड्स हार्वर्ड शिक्षित वकील बन गई है, जो सौंदर्य प्रसाधन उद्योग के विज्ञान परीक्षणों से जानवरों की रक्षा करने के लिए दृढ़ है। सीक्वल पहली फिल्म की तरह आर्थिक रूप से सफल नहीं था और इसे ज्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं। यूएसए टुडे ने फिल्म को धीमी, निरर्थक और लगभग शर्मनाक माना, लेकिन यह भी लिखा, रीज विदर्स्पून अभी भी गोरे बालों वाली प्यारी बुद्धि वाली भूमिका निभाने का अच्छा काम करती है, लेकिन उनकी शीर्ष कॉमिक टाइमिंग हास्यहीन संवादों पर बर्बाद हो जाती है। 54 इस बीच सैलून पत्रिका ने निष्कर्ष निकाला कि सीक्वल पहली फिल्म के बारे में मनोरंजक हर चीज को खत्म कर देता है। 56 विदर्स्पून को इस भूमिका के लिए $15 मिलियन का भुगतान किया गया, जिससे वह 2002 और 2010 के बीच हॉलीवुड की लगातार सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक बन गईं। विदर्स्पून ने 1991 में द मैन इन द मून के लिए एक ओपन कास्टिंग कॉल में भाग लिया, एक छोटे से हिस्से के लिए ऑडिशन देने का इरादा किया। 13 लेकिन इसके बजाय उन्हें 14 साल की देहाती लड़की डेनी ट्रेंट की मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, जो पहली बार अपने 17 वर्षीय पड़ोसी के प्यार में पड़ जाती है। फिल्म उसके मूल राज्य लुइसियाना में होती है। द गार्जियन के अनुसार
उसके प्रदर्शन ने शुरुआती प्रभाव डाला। 23 फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने टिप्पणी की, उसका पहला चुंबन सबसे सही छोटे दृश्यों में से एक है जो मैंने कभी किसी फिल्म में देखा है। 16 अपनी भूमिका के लिए विदर्स्पून को सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेत्री की श्रेणी में यंग आर्टिस्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 24/4/9/1992 में विदर्स्पून टेलीविजन फिल्म डेस्परेट चॉइसेस टू सेव माई चाइल्ड में एक गंभीर रूप से बीमार युवा लड़की की भूमिका में दिखाई दी। 4/1993 में विदर्स्पून ने सीबीएस मिनीसीरीज रिटर्न टू लोनसम डव में एक युवा पत्नी नॉनी पार्कर की भूमिका निभाई। डिज्नी फिल्म ए फार ऑफ प्लेस में दिखाई दी और जैक द बेयर में एक छोटी भूमिका निभाई, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेत्री सह कलाकार के लिए यंग आर्टिस्ट अवार्ड दिलाया। 4/25 अगले वर्ष जेफरी लेवी द्वारा निर्देशित 1994 की फिल्म एसएफडब्ल्यू में वेंडी फिस्टर के रूप में उनकी एक और प्रमुख भूमिका थी। 26/1996 में विदर्स्पून ने 2 प्रमुख फिल्मों में अभिनय किया, मार्क वाहलबर्ग के साथ थ्रिलर फियर। 27/28 निकोल वॉकर के रूप में एक किशोरी जो जुनूनी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के साथ डेटिंग शुरू करती है। 29 लॉस एंजिल्स में रहने वाली एक गरीब लड़की जो स्टॉकटन में अपनी दादी के घर के रास्ते में एक सीरियल किलर का सामना करती है। 13 फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के मिक लासेल ने लिखा, विदर्स्पून, जो टेक्सास का उच्चारण करती है, चकाचौंध करने वाली है, एक के बाद एक चरम स्थिति में पूरी तरह से विश्वसनीय है। 30 विदर्स्पून के प्रदर्शन ने उन्हें कॉन्याक पुलिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिलाया और उन्हें एक उभरते सितारे के रूप में स्थापित करने में मदद की। 13/31 फिल्म के निर्माण ने उन्हें महत्वपूर्ण अभिनय का अनुभव भी दिया। उन्होंने कहा, एक बार जब मैंने उस फिल्म की बाधा को पार कर लिया जिसने मुझे मौत के घाट उतार दिया। 1998 में विदर्स्पून ने 3 फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं, ओवरनाइट डिलीवरी, प्लेजेंटविले और ट्वाइलाइट। 9/32 प्लेजेंटविले में उन्होंने टोबी मागुइरे के साथ 1990 के दशक के किशोर भाई-बहनों की कहानी में अभिनय किया, जिन्हें जादुई रूप से 1950 के दशक की टेलीविजन श्रृंखला की सेटिंग में पहुंचा दिया जाता है। उन्होंने जेनिफर का किरदार निभाया, जो मागुइरे के किरदार की बहन है, जो मुख्य रूप से दिखावे, रिश्तों और लोकप्रियता को लेकर चिंतित है। उनके प्रदर्शन ने उनकी प्रशंसा अर्जित की और उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला ब्रेकथ्रू प्रदर्शन के लिए यंग हॉलीवुड पुरस्कार दिलाया। 33 निर्देशक गैरी रॉस ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, वह एक किरदार के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होती है और वह कॉमेडी को समझती है। 22 एक साल बाद विदर्स्पून ने ड्रामा थ्रिलर बेस्ड लेड प्लान्स में एलेसेंड्रो निवोला के साथ सहअभिनय किया। उन्होंने लिसा की भूमिका निभाई, जो एक महिला है जो अपने प्रेमी निक के साथ एक छोटे से मृतंत वाले शहर से भागने की योजना बनाती है। 4 इसके अलावा 1999 में उन्होंने 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी उपन्यास लेस लाइजेंस डेंजरेस के आधुनिक संस्करण ड्रामा क्रूएल इंटेंशंस में सारा मिशेल गेलर और रयान फिलिप के साथ सहअभिनय किया। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के आलोचक ने एनेट हारग्रोव के रूप में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की। विदर्स्पून कम से कम चमकदार भूमिका में विशेष रूप से अच्छी है, और यहाँ तक कि जब उसे प्यारे शैतानी चेहरों की एक श्रृंखला बनाने के लिए कहा जाता है, तो वह इसे पूरा कर लेती है। 34 वह फिल्म के साउंड ट्रैक के लिए मार्सी प्लेग्राउंड के एक संगीत वीडियो में भी दिखाई दी। 4 ट्रेसी फ्लिक के अपने चित्रण के लिए उन्होंने प्रशंसा अर्जित की और गोल्डन ग्लोब्स और इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स में अपना पहला नामांकन प्राप्त किया। उन्होंने नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स और ऑनलाइन फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता। 35-36 विदर्स्पून को प्रीमियर द्वारा अब तक के 100 महानतम फिल्म प्रदर्शनों की सूची में स्थान प्राप्त हुआ। 37 निर्देशक अलेक्जेंडर पायने ने कहा, उनमें विदर्स्पून वह गुण है जो पुरुषों को आकर्षक लगता है, जबकि महिलाएं उनकी दोस्त बनना चाहेंगी, लेकिन यह केवल आधार है।
कोई भी उनके अलावा उतना मजेदार नहीं है या चीजों में इतना आकर्षण नहीं लाता है। वह कुछ भी कर सकती है। 14 इलेक्शन की सफलता के बाद टाइपकास्टिंग के कारण विदर्स्पून को काम पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। 38 मुझे लगता है क्योंकि मैंने जो किरदार निभाया था वह बहुत चरम और कुछ हद तक कर्कश था। लोगों को लगता था कि मैं वही हूं, बजाय इसके कि मैं जाकर कोई किरदार बनाऊं। मैं चीजों के लिए ऑडिशन देती और मैं हमेशा दूसरी पसंद होती। स्टूडियो मुझे कभी काम पर नहीं रखना चाहते थे और मैं बड़ी बॉक्स ऑफिस अभिनेत्रियों से किरदार नहीं खो रही थी, बल्कि उन लोगों से जिनके बारे में मुझे लगता है कि लोग अलग तरह से महसूस करते थे, उन्होंने कहा। 2000 में विदर्स्पून ने अमेरिकन साइको में पैट्रिक बेटमैन की ट्रॉफी गर्लफ्रेंड के रूप में सहायक भूमिका निभाई और लिटिल निकी में एंटीक्रिस्ट की मां के रूप में एक कैमियो भूमिका निभाई। 32 उन्होंने फ्रेंड्स के छठे सीजन में रेचल ग्रीन की बहन जिल के रूप में अतिथि भूमिका भी निभाई। विदर्स्पून ने स्वीकार किया कि उन्होंने करियर के लिहाज से कई साल कुछ हद तक लड़खड़ाते हुए बिताए। दिसंबर 2014 में एक साक्षात्कार में इस अवधि पर विचार करते हुए विदर्स्पून ने इसका श्रेय अक्टूबर 2006 में अपने पहले पति से हुए अलगाव और उसके बाद हुए तलाक को दिया और कहा कि उन्होंने कुछ साल बस बेहतर महसूस करने की कोशिश में बिताए। आप जानते हैं, जब आपको लगता है कि आपका दिमाग बिखरा हुआ है, तो आप वास्तव में बहुत रचनात्मक नहीं हो सकते। उनका दावा है कि वह ऐसी चीजें नहीं बना रही थीं जिनके लिए मैं जुनूनी थी। मैं बस काम कर रही थी, आप जानते हैं। और यह बिल्कुल स्पष्ट था कि दर्शक मेरी किसी भी चीज पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। 80 विदर्स्पून थ्रिलर रेंडिशन में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने बम विस्फोट के संदिग्ध की गर्भवती पत्नी इसाबेला एल इब्राहिम की भूमिका निभाई। फिल्म अक्टूबर 2007 में रिलीज हुई थी और 2005 की वॉक द लाइन के बाद यह उनकी पहली फिल्म थी। 81 फिल्म को ज्यादातर मिश्रित समीक्षाएं मिलीं और इसे टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एक बड़ी निराशा माना गया। 82 विदर्स्पून के प्रदर्शन की भी आलोचना की गई। यूएसए टुडे के लिए लिखते हुए क्लाउडिया पुइग ने लिखा, रीज विदर्स्पून आश्चर्यजनक रूप से बेजान है। वह अपने हिस्सों में ऊर्जा और आत्मा को इंजेक्ट करती है, लेकिन यहाँ उनका प्रदर्शन कम लगता है। 83 2008 में विदर्स्पून ने कॉमेडी फॉर क्रिसमस में विंस वॉन के साथ अभिनय किया। 84 आलोचकों की नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने घरेलू स्तर पर $120 मिलियन से अधिक और दुनिया भर में $157 मिलियन की कमाई की। 85 2009 में विदर्स्पून ने ड्रीमवर्क्स एनिमेशन मॉन्स्टर्स बनाम एलियंस में मुख्य किरदार सुजैन मर्फी को आवाज दी, जो मार्च में रिलीज हुई, जिसने दुनिया भर में $381 मिलियन की कमाई की। 86 87 उन्होंने लीगली ब्लोंड स्पिन-ऑफ लीगली ब्लोंड्स का सहनिर्माण भी किया, जिसमें मिल्ली और बेकी रोसो ने अभिनय किया। 88 हालांकि फॉर क्रिसमस के बाद विदर्स्पून 2 साल तक लाइव एक्शन फिल्म में दिखाई नहीं दीं। उन्होंने एंटरटेनमेंट वीकली को बताया कि ब्रेक अनियोजित था। 2011 में वाटर फॉर एलिफेंट्स के प्रीमियर पर विदर्स्पून ने 2010, 2011 और 2012 में रिलीज हुई 3 रोमांस फिल्मों के साथ वापसी की। सभी में उन्होंने 2 पुरुषों के बीच प्रेम त्रिकोण में फंसी एक महिला की भूमिका निभाई। पहली में उन्हें जेम्स एल ब्रूक्स की हाउ डू यू नो 90, 91, 92 में कास्ट किया गया, जिसमें उन्होंने एक पूर्व राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल खिलाड़ी की भूमिका निभाई, जो एक बेसबॉल स्टार प्रेमी ओवेन विल्सन और एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव के बीच चयन करने के लिए संघर्ष करती है, जिस पर सफेदपोश अपराध पॉल रूड की जांच चल रही है। फिल्मांकन फिलाडेल्फिया और वाशिंगटन डीसी में 2009 की गर्मियों और गिरावट के दौरान हुआ। 93, 94, 95 और यह 17 दिसंबर 2010 को रिलीज हुई। फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रही। $100 मिलियन से अधिक के बजट के साथ फिल्म ने दुनिया भर में केवल $48.7 मिलियन कमाए। 96
फिल्म को मुख्य रूप से प्रतिकूल समीक्षाएं मिली। रॉटन टोमाटोज पर 35% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दिसंबर 2010 तक 111 समीक्षाओं के आधार पर 97। 2004 में विदर्स्पून ने वैनिटी फेयर में अभिनय किया, जो 19वीं सदी के क्लासिक उपन्यास वैनिटी फेयर पर आधारित थी और मीरा नायर द्वारा निर्देशित थी। उनका किरदार बेकी शार्प एक गरीब महिला का है जो भाग्य खोजने और समाज में खुद का स्थान बनाने के लिए एक निर्दयी दृढ़ संकल्प रखती है। फिल्मांकन के दौरान विदर्स्पून ने अपनी गर्भावस्था को छिपाने के लिए सावधानीपूर्वक वेशभूषा पहनी थी। 58 यह गर्भावस्था उनके काम में बाधा नहीं बनी क्योंकि विदर्स्पून का मानना था कि इससे उन्हें शार्प के चरित्र को चित्रित करने में मदद मिली। मुझे गर्भावस्था से मिलने वाली चमक पसंद है, मुझे मांसलता पसंद है, मुझे भरपूर वक्ष पसंद है, इसने मुझे खेलने के लिए बहुत कुछ दिया, उन्होंने कहा। 59-60 फिल्म और विदर्स्पून के प्रदर्शन को मिश्रित समीक्षा मिली। 61 चार्लोट ऑब्जर्वर ने उनके काम को एक उत्कृष्ट प्रदर्शन जो किनारों पर नरम है कहा, और लॉस एंजल्स टाइम्स ने निष्कर्ष निकाला कि बेकी एक ऐसी भूमिका है जिसे निभाने के लिए रीज विदर्स्पून का जन्म हुआ था। 62-63 हालांकि एले वीकली ने लिखा, विदर्स्पून वैनिटी फेयर की भावी मालकिन के बारे में जो कुछ भी भयावह और विकृत रूप से आकर्षक है, उसे बहुत कम व्यक्त कर पाती है, और कहा कि इसका संबंध विदर्स्पून के घमंड से हो सकता है, एक ऑस्कर रहित युवा स्टार की असली बेकी शार्प से ज्यादा प्यार पाने की जरूरत से। 64 कुछ आलोचकों ने सोचा कि उन्हें गलत भूमिका दी गई थी। 65 विदर्स्पून 2005 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वॉक द लाइन के प्रीमियर में भाग लेती हुई। 2004 के अंत में विदर्स्पून ने रोमांटिक कॉमेडी जस्ट लाइक हेवन में मार्क रफालो के साथ अभिनय किया। उनका किरदार एलिजाबेथ मास्टरसन एक महत्वाकांक्षी युवा डॉक्टर का है जो एक ब्लाइंड डेट पर जाते समय एक कार दुर्घटना में शामिल हो जाती है और कोमा में चली जाती है। उसकी आत्मा अपने पुराने अपार्टमेंट में लौट आती है जहां उसे बाद में सच्चा प्यार मिलता है। 66 इसके बाद उन्हें जेम्स मैनगोल्ड की वॉक द लाइन 2005 में गायक गीतकार जॉनी कैश, जोकिन फीनिक्स की दूसरी पत्नी जून कार्टर कैश के रूप में लिया गया। उन्हें कार्टर कैश से मिलने का कभी मौका नहीं मिला क्योंकि गायक की मृत्यु के समय विदर्स्पून वैनिटी फेयर की फिल्मांकन कर रही थीं। 5 विदर्स्पून ने फिल्म में अपने स्वर खुद प्रस्तुत किए। 68 इसके बाद उन्हें इस भूमिका के लिए गाना सीखने में 6 महीने बिताने पड़े, जिसमें वोकल कोच रोजर लव की मदद भी शामिल थी। 67 69 70 कार्टर कैश की विदर्स्पून की भूमिका को आलोचकों द्वारा सराहा गया। रोजर एबर्ट ने कहा कि उनके प्रदर्शन ने फिल्म में असीम ऊर्जा जोड़ दी। 71 उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए अकादमी पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब्स, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। 72 73 45 विदर्स्पून और फीनिक्स को CMT म्यूजिक अवार्ड्स से साल का सहयोगी वीडियो के लिए नामांकन मिला। 73 74 विदर्स्पून ने फिल्म के लिए अपना जुनून व्यक्त किया है। मुझे इस फिल्म में वास्तव में पसंद है कि यह यथार्थवादी है और एक वास्तविक विवाह, एक वास्तविक रिश्ते को चित्रित करती है जहां निषिद्ध विचार और त्रुटिपूर्णता है, और यह लंबी दौर में करुणा के बारे में है, न कि केवल समस्याओं के छोटे आसान समाधानों के बारे में। 75 उन्होंने यह भी कहा कि उनका मानना था कि कार्टर कैश अपने समय से आगे की महिला थीं। मुझे लगता है कि उनके चरित्र के बारे में वास्तव में उल्लेखनीय बात यह है कि उन्होंने वे सभी चीजें की जिन्हें हम 1950 के दशक में सामान्य चीजों के रूप में देखते हैं, जब एक महिला के लिए 2 बार शादी करना और तलाक लेना और 2 अलग-अलग पतियों से 2 अलग-अलग बच्चे पैदा करना और बहुत प्रसिद्ध संगीतकारों से भरी कार में अकेले घूमना वास्तव में स्वीकार्य नहीं था। 75 वॉक द लाइन की सफलता के बाद विदर्स्पून ने काल्पनिक फिल्म पेनेलोप में एनी की भूमिका निभाई, जो पेनेलोप, क्रिस्टीना रिक्की की सबसे अच्छी दोस्त है, एक ऐसी लड़की जिसके परिवार में एक अभिशाप है।
फिल्म का निर्माण उनकी कंपनी टाइप ए फिल्म्स ने किया था और फिल्मांकन मार्च 2006 में शुरू हुआ था। 76 फिल्म का प्रीमियर 2006 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुआ था। 67 77 लेकिन यह फरवरी 2008 तक रिलीज नहीं हुई। 78 79 विदर्स्पून की दूसरी प्रेमत्रिकोण फिल्म ड्रामा वाटर फॉर एलिफेंट्स थी, जो सारा ग्रुएन के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण थी। उन्होंने मार्च 2010 में मार्लेना की भूमिका के लिए सर्कस प्रशिक्षण शुरू किया, जो एक आकर्षक कलाकार है जो एक अस्थिर पति, क्रिस्टोफ वाल्च, के साथ विवाह में फंसी हुई है, लेकिन सर्कस के नए पशुचिकित्सक, रॉबर्ट पैटिंसन, से प्रभावित है। 98 मुख्य फोटोग्राफी मई और अगस्त 2010 की शुरुआत के बीच शुरू हुई। 99 100 टेनेसी, जॉर्जिया और कैलिफोर्निया के विभिन्न स्थानों पर। यह 22 अप्रैल 2011 को रिलीज हुई और इसे मिश्रित आलोचनात्मक समीक्षाएं मिलीं। 101 102 उनकी आखिरी प्रेमत्रिकोण फिल्म का निर्माण सितंबर 2010 में वैंकूवर में शुरू हुआ। मैकची द्वारा निर्देशित और 20वीं शताब्दी फॉक्स द्वारा रिलीज की गई। दिस मीन्स वॉर में विदर्स्पून का किरदार सबसे अच्छे दोस्तों, क्रिस पाइन और टॉम हार्डी द्वारा अभिनीत, के बीच लड़ाई के केंद्र में था, जो दोनों उससे प्यार करते हैं। 17 फरवरी 2012 को पूरी तरह से खुलने से पहले फिल्म को वैलेंटाइन डे पर स्नीक पीक रिलीज किया गया था। 103 104 105 फिल्म को आलोचकों द्वारा खराब किया गया था, रॉटन टोमाटोज पर 25% अनुमोदन रेटिंग के साथ। 106 और बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया, अपने शुरुआती सप्ताहांत में $17.6 मिलियन की बिक्री के साथ 5वें स्थान पर रही। 107 2012 में एमटीवी के साथ एक साक्षात्कार में विदर्स्पून ने मजाक में कहा कि 2010 से 12 उनका प्रेम त्रिकोण काल था। 108 2012 से 2015 पुनरुत्थान और करियर विस्तार। सितंबर 2011 में दिस मीन्स वॉर पर काम शुरू करने के एक साल बाद उन्होंने जेफ निकोल्स की आने वाली उम्र के नाटक मर इन अरकांसस में एक छोटी सी भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने जुनिपर की भूमिका निभाई, जो एक भगोरे, मैथ्यू मैककोनागी, की पूर्व प्रेमिका है, जो दो स्थानीय लड़कों को पकड़ से बचने और उसके साथ अपने रोमांस को फिर से जगाने में मदद करने के लिए भर्ती करती है। 109 110 मर का प्रीमियर मई 2012 में कान फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर की प्रतियोगिता में हुआ था, लेकिन जीत नहीं पाई। 111 112 19 जनवरी 2013 को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में अपने अमेरिकी डेब्यू के बाद। 113 फिल्म को 26 अप्रैल 2013 को चुनिंदा उत्तरी अमेरिकी सिनेमाघरों में सीमित रिलीज मिली। 114 115 विदर्स्पून 2012 के कान फिल्म महोत्सव में मर के प्रीमियर में भाग लेती हुई। विदर्स्पून ने अगली बार डेविल्स नॉट में अभिनय किया, जिसका निर्देशन एटम एगोयान ने किया था, और यह इसी नाम की सच्ची अपराध पुस्तक पर आधारित थी, जो वेस्ट मेम्फिस 3 के विवादास्पद मामले की जांच करती है। मर की तरह फिल्म अरकांसस में सेट है। उन्होंने 3 युवा हत्या पीड़ितों में से एक की मां पाम हॉब्स की भूमिका निभाई। फिल्म में उनके चयन के बाद एक साक्षात्कार में एगोयान ने कहा कि हालांकि भूमिका के लिए भावनात्मक रूप से भरी यात्रा की आवश्यकता है, उन्होंने रीज से मुलाकात की और परियोजना के बारे में लंबी बात की, और वह चुनौती लेने के लिए उत्सुक है। 116 फिल्मांकन जून और जुलाई 2012 में जॉर्जिया में हुआ। 117 118 119 और विदर्स्पून फिल्मांकन के दौरान अपने तीसरे बच्चे के साथ गर्भवती थीं। 120 121 फिल्म का प्रीमियर 2013 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। 122 123 जिसके बाद 9 मई 2014 को चुनिंदा अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई। 124 हालांकि फिल्म को मुख्य रूप से नकारात्मक समीक्षा मिली, लंदन के इवनिंग स्टैंडर्ड ने सोचा कि विदर्स्पून सबसे मजबूत, सबसे अधिक शामिल करने वाला चरित्र था। 125 विदर्स्पून वर्तमान में जेनिफर एनिस्टन और स्टीव कैरेल के साथ
एप्पल टीवी प्लस ड्रामा सीरीज द मॉर्निंग शो का निर्माण और अभिनय करती है। 154 द मॉर्निंग शो को एप्पल से 2 सीजन का ऑर्डर मिला, जिसका पहला सीजन नवंबर 2019 में प्रीमियर हुआ। 155 विदर्स्पून को श्रृंखला में उनके काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री टेलीविजन श्रृंखला ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन श्रृंखला के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 156 द मॉर्निंग शो के सीजन 2 का प्रीमियर 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण हुए उत्पादन बंद होने से पहले होना था। 157 पहले 2 एपिसोड उत्पादन बंद होने से पहले शूट होने के अंतिम चरण में थे। द मॉर्निंग शो के दूसरे सीजन का निर्माण 19 अक्टूबर 2020 को फिर से शुरू हुआ और सितंबर 2021 में एप्पल टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ। 158 159 विदर्स्पून ऑक्टेविया स्पेंसर अभिनीत एप्पल टीवी प्लस सीरीज ट्रुथ बी टोल्ड के लिए एक कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करती है, जिसका प्रीमियर दिसंबर 2019 में हुआ था। इसे मार्च 2020 में दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया था। 160 161 162 2020 में विदर्स्पून ने केरी वाशिंगटन के साथ हुलू ड्रामा मिनी सीरीज लिटिल फायर एवरीवेयर का निर्माण और अभिनय किया, जो सेलेस्टे एंजी के 2017 के इसी नाम के उपन्यास का टेलीविजन रूपांतरण था। 163 164 उसी वर्ष विदर्स्पून ने क्विबी प्रकृति वृत्तचित्र श्रृंखला फियर्स क्वींस का वर्णन किया, जो पशु साम्राज्य में मादा जानवरों पर केंद्रित है। 165 2023 में विदर्स्पून ने केसी मुसग्रेव्स के साथ कंट्री म्यूजिक प्रतियोगिता शो माई काइंड ऑफ कंट्री का कार्यकारी निर्माण किया। 166 उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी योर प्लेस और माइन में एश्टन कुचर के साथ अभिनय किया, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। 167 2025 में उन्होंने अमेजन प्राइम वीडियो के लिए रोमांटिक कॉमेडी यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड में अभिनय और निर्माण किया। 168 अन्य उद्यम व्यापार और परोपकार 2009 में ओवल ऑफिस में विदर्स्पून के पास टाइप ए फिल्म्स नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी थी, जिसके बारे में मीडिया का मानना था कि इसका नाम उनके बचपन के उपनाम लिटिल मिस टाइप ए के नाम पर रखा गया था। 19 169 हालांकि जब इंटरव्यू पत्रिका द्वारा कंपनी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने नाम की उत्पत्ति को स्पष्ट किया। लोग सोचते हैं कि मैंने इसे अपने नाम पर रखा है। यह वास्तव में मेरे परिवार के साथ एक मजाक था, क्योंकि 7 साल की उम्र में मैं जटिल चिकित्सा शब्दों को समझती थी, जैसे कि टाइप ए और टाइप बी व्यक्तित्वों के बीच का अंतर। लेकिन मैं बस यही चाहती थी कि मैंने कंपनी का नाम डॉग फूड फिल्म्स या फोर्क या कुछ और रखा होता। आप जीवन भर उस बोझ को ढोते हैं। 5 मार्च 2012 में विदर्स्पून ने ब्रूना पापांड्रिया के मेक मूवीज बैनर के साथ टाइप ए फिल्म्स का विलय 171 पैसिफिक स्टैंडर्ड अब हेलो सनशाइन की सहायक कंपनी बन गई है, जो विदर्स्पून और ओटर मीडिया के सहस्वामित्व वाली एक फर्म है, जो फिल्म, टेलीविजन और डिजिटल चैनलों के माध्यम से महिला-उन्मुख कहानियों को बताने पर केंद्रित है। 172 विदर्स्पून हेलो सनशाइन बुक क्लब भी चलाती है, जहां वह किताबों की सिफारिश करती है। 173 मई 2015 में विदर्स्पून ने ड्रेपर जेम्स लॉन्च किया, जो अमेरिकी दक्षिण से प्रेरित फैशन और घर की सजावट पर केंद्रित एक खुदरा ब्रांड है। इसका नाम उनके दादा-दादी डोरोथिया ड्रेपर और विलियम जेम्स विदर्स्पून के नाम पर रखा गया है, जिन्हें उनका सबसे बड़ा प्रभाव कहा जाता है। कुछ उत्पादों का निर्माण और डिजाइन इन-हाउस किया जा रहा है और ब्रांड को 2015 में अपने गृहनगर नैशविले, टेनेसी में अपना पहला रिटेल आउटलेट खोलने से पहले ऑनलाइन लॉन्च किया गया था। 174 मार्च 2017 में विदर्स्पून एलिजाबेथ आर्डेन इंक के लिए मुख्य कहानीकार बन गए, जिससे कंपनी को विज्ञापन अभियानों और विपणन कार्यक्रमों के माध्यम से ब्रांड की कहानी को आकार देने में मदद मिली। विदर्स्पून ने कहा कि वह एलिजाबेथ आर्डेन टीम के साथ एक रचनात्मक भागीदार के रूप में काम करने के लिए उत्साहित
2012 में विदर्सपून ने प्रोडक्शन कंपनी पैसिफिक स्टैंडर्ड, अब होलो सनशाइन का हिस्सा, की स्थापना की। उनका लक्ष्य मजबूत, महिला प्रधान पात्रों के साथ परियोजनाओं का निर्माण करना था, क्योंकि उन्हें लगता था कि हॉलीवुड में इसकी कमी है। कंपनी के माध्यम से विदर्सपून ने गॉन गर्ल 2014 के लिए एक निर्माता के रूप में काम किया, जो गिलियन फ्लिन के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण था। 126, 127, 128 उन्होंने चेरिल स्ट्रायर के इसी नाम के संस्मरण पर आधारित जीवनी साहसिक वाइल्ड 2014 का निर्माण और अभिनय भी किया। 129 उन्होंने पैसिफिक क्रेस्ट ट्रेल के साथ 1000 मील 1600 किलोमीटर की पैदल यात्रा में स्ट्रायर को चित्रित किया। 130 वाइल्ड को दिसंबर 2014 में आलोचनात्मक प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया था। 131 शिकागो ट्रिब्यून के माइकल फिलिप्स ने अपनी समीक्षा में लिखा, विदर्सपून ने अपने करियर में सबसे कम अभिनय किया है और यह कारगर है। शांतिपूर्वक लेकिन बेचैनी से, वह स्ट्रेयर की लालसाओं, उसके दुहक और इच्छाओं की अवस्थाओं और उसके सतर्क आशावाद को जीवंत करती है। 132 वाइल्ड को विदर्सपून की पिछली करियर मंदी के बाद वापसी वाली भूमिका माना गया। 133, 134 और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए दूसरा अकादमी पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। 135 विदर्सपून फिलिप फलार्डो के नाटक द गुड लाई में दिखाई दी, जो एक रोजगार परामर्शदाता के बारे में एक सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसे 4 युवा सूडानी शरणार्थियों की मदद करने के लिए नियुक्त किया गया है, जिन्हें सूडान के लॉस्ट बॉयज के रूप में जाना जाता है, जो अमेरिका में स्थानांतरण के लिए लॉटरी जीते हैं। 136, 137 इसे 3 अक्टूबर 2014 को रिलीज किया गया था। 138 फिल्म को ज्यादातर अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। हॉलीवुड रिपोर्टर के आलोचक ने कलाकारों की मार्मिक कहानी और प्रदर्शन की प्रशंसा की, यह लिखते हुए कि विदर्सपून अपने सहयोगियों को अपस्टेज नहीं करती है। 139 इसके बाद वह इनहेरेंट वाइस 2014 में दिखाई दी, जो थॉमस पिंचन के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण था। 140, 141 मई 2014, 142 यह सुविधा 8 मई 2015 को जारी की गई थी। 143, 2016 वर्तमान टेलीविजन सफलता विदर्सपून 2016 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सिंह के प्रीमियर में भाग लेती हुई। 2016 में विदर्सपून ने एनिमेटेड म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म सिंह में एक आवाज की भूमिका निभाई और फिल्म के साउंड ट्रैक के लिए एक कलाकार के रूप में काम किया। सिंह विदर्सपून की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई, जो घरेलू स्तर पर $200 मिलियन और दुनिया भर में $600 मिलियन से अधिक कमाने वाली उनकी पहली फिल्म थी। 144 उसी वर्ष विदर्सपून ने 1993 की रिटर्न टू लोनसम डव के बाद से अपने पहले टेलीविजन प्रोजेक्ट का फिल्मांकन शुरू किया, जो लियान मोरियार्टी बेस्टसेलर बिग लिटिल लाइज का 7 भाग वाला मिनी सीरीज रूपांतरण था। उन्होंने सहकलाकार निकोल किडमैन और निर्देशक जीन मार्क वैली के साथ मिनी सीरीज का सहनिर्माण किया। श्रृंखला का प्रीमियर 19 फरवरी 2017 को HBO पर हुआ और 2 अप्रैल को समाप्त हुआ। 145, 146 विदर्सपून ने अपने प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। टीवी लाइन ने उन्हें 2017 में 26 फरवरी, 4 मार्च और 2019 में जून के 23 से 29 के सप्ताह में सप्ताह का कलाकार घोषित किया। 147, 148 वाशिंगटन पोस्ट ने उनके प्रदर्शन की तुलना इलेक्शन और लीगली ब्लोंड में उनकी भूमिकाओं से की। 149 दिसंबर 2017 में HBO ने बिग लिटिल लाइज को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया, जिसका प्रीमियर जून 2019 में हुआ। 150 विदर्सपून ने रोमांटिक कॉमेडी होम अगेन में भी अभिनय किया, जो फिल्म निर्माता नैन्सी मेयर्स की बेटी हेली मेयर्सशायर की निर्देशन में पहली फिल्म थी। 2018 में उन्होंने डिज्नी की अ रिंकल इन टाइम में अभिनय किया, जो मैरलीन लैंगेल के इसी नाम के उपन्यास का एक फिल्मी रूपांतरण है, जिसमें उन्होंने मिसेज भातसिट की भूमिका निभाई है।
एवा डुवर्ने द्वारा निर्देशित। इस फीचर फिल्म में ओपरा विन्फ्रे और मिंडी कलिंग भी है और यह मार्च 2018 में रिलीज हुई थी। 152 महीने बाद विदर्सपून ने डायरेक्टिवी पर टॉक शो शाइन ऑन विद रीज की मेजबानी शुरू की, जिसमें वह महिला मेहमानों का साक्षात्कार लेती है और इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को कैसे हासिल किया। यह शो विदर्सपून की टेलीविजन में पहली अनस्क्रिप्टेड भूमिका है। जून 2013 में विदर्सपून ने मार्केटिंग एडवांटेज इंटरनेशनल इंक के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिना अनुमति के आभूषणों के विज्ञापनों में उनके नाम और छवि का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। दिसंबर 2015 में विदर्सपून के अपने नाम पर ट्रेडमार्क के दावों को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उन्होंने अपने पूरे नाम का कोई गौण अर्थ नहीं निकाला था, भावनात्मक परेशानी का दावा नहीं किया था और यह कि तस्वीरें और तथ्य आम जनता को ज्ञात थे और तस्वीरें वादी की सहमति से सार्वजनिक रूप से ली गई थीं। हालांकि अदालत ने फैसला सुनाया कि वह कई प्रतिवादियों के खिलाफ अपने प्रचार के अधिकार के दावे के साथ आगे बढ़ सकती है। 207, 208, 209 2 महीने बाद उन्होंने अपना मुकदमा वापस ले लिया। सेंटर ब्रुकसेल्स, फ्रेग्रेंस हट, गेमवारा और अन्य सहित विभिन्न प्रतिवादियों के साथ निजी समझौते करने के बाद 210 अक्टूबर 2017 में हार्वे वाइंस्टीन यौन शोषण कांड के बाद विदर्सपून ने खुलासा किया कि 16 साल की उम्र में एक निर्देशक ने उनका यौन उत्पीड़न किया था और उनके पूरे करियर में उत्पीड़न और यौन हमले के कई अनुभव हुए थे। 211 2015 में विदर्सपून ने टाइम 100 सूची में अपनी दूसरी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें मिंडी कलिंग द्वारा लिखा गया उनका विशेष लेख शामिल था। 212 उस वर्ष उन्हें समिति के सर्वसम्मत वोट से आज की दुनिया में फलती फूलती अभिनेत्री का एक आदर्श उदाहरण और एक सक्रिय और सफल फिल्म निर्माता होने के लिए अमेरिकन सिनेमाथेक से सम्मानित किया गया, जो कैमरे के पीछे और सामने दोनों जगह अपने करियर को आगे बढ़ा रही है। 213, 214, 215, 2017 में फोर्ब्स ने बताया कि उनके करियर की कमाई $198 मिलियन से अधिक थी, जिससे वह 2017 में सबसे अधिक कमाई करने वाली प्राइम टाइम एमी नॉमिनी बन गईं। 216, 2019 में फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में सूचीबद्ध किया। व्यक्तिगत जीवन, रिश्ते और परिवार। विदर्सपून ने अभिनेता रयान फिलिप से मार्च 1997 में अपनी 21वीं जन्मदिन पार्टी में मुलाकात की। 218 दिसंबर 1998 में उनकी सगाई हुई। 219 और 5 जून 1999 को हॉलीवुड, साउथ कैरोलिना के ओल्ड वाइड अवेक प्लांटेशन में शादी कर ली। 220, 221, 222 उनके 2 बच्चे हैं, बेटी एवा एलिजाबेथ फिलिप, जिसका जन्म 9 सितंबर 1999 को हुआ। 223, 224 और बेटा डीकन रीज फिलिप, जिसका जन्म 23 अक्टूबर 2003 को हुआ। 220, 30 अक्टूबर 2006 को विदर्सपून और फिलिप ने अलग होने की घोषणा की। 225, उन्होंने 8 नवंबर 2006 को आपसी मतभेदों का हवाला देते हुए तलाक के लिए अर्जी दी। 226, फिलिप का कथित तौर पर अभिनेत्री एबी कॉर्निश के साथ भी संबंध था। 227, उन्होंने पीपल के माध्यम से एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि वे तलाक से दुखी है लेकिन अपने परिवार के प्रति प्रतिबद्ध है। 228, विवाह पूर्व समझौते के अभाव के मद्देनजर उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि वह फिलिप को वैवाहिक सहायता देने से इनकार कर दे और अपने दोनों बच्चों की संयुक्त कानूनी हिरासत और एकमात्र शारीरिक हिरासत की मांग की। फिलिप ने 15 मई 2007 को संयुक्त शारीरिक हिरासत के लिए आवेदन किया और किसी भी वैवाहिक सहायता की मांग नहीं की। 229, अदालती दस्तावेजों के अनुसार विवाह आधिकारिक तौर पर 5 अक्टूबर 2007 को समाप्त हो गया और अंतिम तलाक की व्यवस्था 13 जून 2008 को तय हुई।
फिलिप और विदर्स्पून ने अपने बच्चों की संयुक्त हिरासत साझा की। 230 मार्च 2007 में विदर्स्पून ने अपने रेंडिशन के सहकलाकार जेक गिलेनहाल के साथ डेटिंग शुरू की। 2009 में वे अलग हो गए क्योंकि कई स्रोतों के अनुसार उनके रिश्ते ने विदर्स्पून को अपने बच्चों की देखभाल के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया। 231, 232, 233 फरवरी 2010 में उनके जिम टोथ के साथ डेटिंग करने की खबर आई। 234, 235, 236 जो क्रिएटिव आर्टिस्ट एजेंसी में एक टैलेंट एजेंट और मोशन पिक्चर टैलेंट के सह प्रमुख है, जहां वह एक क्लाइंट है। 237 उन्होंने उस दिसंबर में अपनी सगाई की घोषणा की। 238 और 26 मार्च 2011 को ओजाई, कैलिफोर्निया में लिब्बी रेंज में शादी कर ली। 239, 240, 241 उनका एक बेटा टेनेसी जेम्स टोथ है, जिसका जन्म 27 सितंबर 2012 को हुआ था। 242 टोथ ने एवा और डीकॉन के सहपालन में भी मदद की। 243 19 अप्रैल 2013 को विदर्स्पून को गिरफ्तार किया गया और टोथ को नशे में गाड़ी चलाने के संदेह में रोके जाने के बाद अव्यवस्थित आचरण के आरोप लगाए गए। उसने एक अधिकारी के काम में बाधा डालने के लिए कोई प्रतियोगिता नहीं करने की दलील दी और उसे अदालती खर्च का भुगतान करने की आवश्यकता थी। 244 मार्च 2023 में विदर्स्पून और टोथ ने शादी के 11 साल बाद अपने तलाक की घोषणा की। 245 जोरे ने विदर्स्पून के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक संयुक्त बयान जारी किया। 246 घोषणा उनकी 12वीं शादी की सालगिरह से कुछ दिन पहले की गई थी। 248 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म क्विबी, जिसके लिए टोथ काम करते थे, की विफलता के कारण उन्होंने कथित तौर पर तलाक ले लिया। 249 और टोथ को मिडलाइफ क्राइसिस का सामना करना पड़ा। 243 3 अगस्त 2023 को उनका तलाक फाइनल हो गया। 250 अपनी शादी के दौरान विदर्स्पून और टोथ लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में एक साथ रहते थे। तलाक के बाद वह नैशविले, टेनेसी चली गईं। 251 विदर्स्पून बच्चों और महिलाओं के अधिकारों की वकालत में शामिल है। वह सेव द चिल्ड्रन की लंबे समय से समर्थक है। यह एक ऐसा संगठन है जो दुनिया भर के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आपातकालीन सहायता प्रदान करने में मदद करता है। 176 वह बच्चों की वकालत और शोध समूह, चिल्ड्रंस डिफेंस फंड, CDF, के बोर्ड में भी काम करती है। 176 2006 में वह अभिनेत्रियों के एक समूह में शामिल थीं, जो तूफान कैटरीना पीड़ितों की जरूरतों को प्रचारित करने के लिए CDF प्रोजेक्ट में न्यू ऑरलियंस, लुइसियाना गई थीं। 177 इस यात्रा के दौरान उन्होंने शहर के पहले फ्रीडम स्कूल को खोलने में मदद की, क्योंकि वह बच्चों से मिली और उनसे बात की। 178 बाद में विदर्स्पून ने इसे एक ऐसा अनुभव बताया जिसे वह कभी नहीं भूल पाएंगी। 178 2007 में विदर्स्पून ने विज्ञापनों की दुनिया में पहला कदम रखा और उन्होंने कॉस्मेटिक्स कंपनी एवन प्रोडक्ट्स की पहली ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में काम करने के लिए एक बहुवर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। 176 179 वह एवन की प्रवक्ता के रूप में काम करती है और एवन फाउंडेशन की मानद अध्यक्ष है, जो एक धर्मार्थ संगठन है जो महिलाओं का समर्थन करता है और स्तन कैंसर अनुसंधान और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करता है। 180 181 वह कॉस्मेटिक उत्पादों के विकास और विज्ञापनों में दिखने के लिए भी प्रतिबद्ध है। 180 फाउंडेशन में शामिल होने के अपने उद्देश्यों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, एक महिला और एक मां के रूप में मैं दुनिया भर में अन्य महिलाओं और बच्चों की भलाई के बारे में गहराई से परवाह करती हूं और वर्षों से मैंने हमेशा बदलाव लाने के अवसरों की तलाश की है। 180 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान विदर्स्पून ने ड्रेपर जेम्स लव्स टीचर्स पहल की घोषणा की, जिसमें शिक्षकों को कपड़ों के संग्रह से मुफ्त कपड़े दिए गए। 182 अन्य कार्य 2013 में
विदर्सपून ने क्लासिक फ्रैंक सिनात्रा और नैन्सी सिनात्रा युगल गीत सोमेथिन स्टूपिड का कवर माइकल बुब्ले के साथ उनके 2013 एल्बम टू बी लव्ड के लिए रिकॉर्ड किया। 183 सितंबर 2018 में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक व्हिस्की इन ए टी कप प्रकाशित की, जो उनके दक्षिणी पालनपोषण से प्रेरित एक जीवन शैली प्रकाशन है। 184 2018 में वह टाइम्स अप पहल बनाने में लगभग 300 अन्य अभिनेताओं, एजेंटों, लेखकों और मनोरंजन कर्मचारियों में शामिल हो गई, जो कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न का मुकाबला करना चाहती है। 185 2017 में विदर्सपून ने रीज बुक क्लब की शुरुआत की। 186 इस क्लब की शुरुआत उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से हुई, जहां उन्होंने पढ़ी हुई किताबों की तस्वीरें पोस्ट कीं। हर महीने वह अपनी पसंद की किताबें चुनती है, जिनकी कहानी के केंद्र में एक महिला होती है, जिसमें महिलाओं के उपन्यासों से लेकर थ्रिलर और रोमांस तक कई तरह की शैलियां होती है। 2017 से क्लब की सबसे प्रभावशाली पसंद डेलिया ओवेंस की वेयर द क्रॉडेड सिंग रही है। सितंबर 2018 में क्लब के लिए चुनी गई, इसे विदर्सपून की प्रोडक्शन कंपनी हेलो सनशाइन द्वारा 2022 की एक फीचर फिल्म में रूपांतरित किया गया और उस गर्मियों में यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। 187 सार्वजनिक छवि विदर्सपून 2016 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रशंसकों को ऑटोग्राफ देते हुए। विदर्सपून ने 29 सितंबर 2001 को सैटरडे नाइट लाइव की मेजबानी की, जो 11 सितंबर के हमलों के बाद प्रसारित होने वाला पहला एपिसोड था। 188 2005 में उन्हें टीन पीपल पत्रिका की सबसे शक्तिशाली युवा हॉलीवुड अभिनेताओं की सूची में नंबर 5 पर स्थान दिया गया था। 189 2006 में उन्हें टाइम 100 में सूचीबद्ध किया गया था। 190 उनका विशेष लेख ल्यूक विल्सन द्वारा लिखा गया था। 191 उस वर्ष उन्हें एफएचएम के पाठकों द्वारा दुनिया की 100 सबसे सेक्सी महिलाओं में से एक चुना गया था। 192 विदर्सपून को पीपल पत्रिका के वार्षिक 100 सबसे खूबसूरत मुद्दों में 4 बार दिखाया गया है। 193 वह 2006 और 2007 में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा वार्षिक सेलिब्रिटी 100 सूची में क्रमशः नंबर 75 और नंबर 80 पर दिखाई दी है। 194 195 फोर्ब्स ने भी उन्हें शीर्ष 10 विश्वसनीय हस्तियों की सूची में रखा। 196 2007 में उन्हें पीपल और मनोरंजन समाचार कार्यक्रम एक्सेस हॉलीवुड द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पोशाक वाली महिला सितारों में से एक के रूप में चुना गया था। 197 198 उस वर्ष के गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में उन्होंने जो पीली पोशाक पहनी थी, उसकी व्यापक रूप से प्रशंसा हुई थी। 199 ईपोल मार्केट रिसर्च द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि विदर्सपून 2007 की सबसे पसंदीदा महिला सेलिब्रिटी थीं। 200 उसी वर्ष उन्होंने खुद को अमेरिकी फिल्म उद्योग में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया, प्रति फिल्म 15 से 20 मिलियन डॉलर कमाए। 201 202 अगले वर्षों में कई व्यावसायिक रूप से असफल फिल्मों में उनकी उपस्थिति ने उन्हें यह दर्जा खो दिया और उन्हें 2011, 2012 और 2013 में हॉलीवुड में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक के रूप में जाना गया। 203, 204, 205 अप्रैल 2011 में वह 22वें वार्षिक पीपुल्स मोस्ट ब्यूटीफुल अंक में तीसरे स्थान पर रहीं। 206 तो दोस्तों इस मूवी की एक तरह से ऑफिशियल टीजर ट्रेलर अभी तक कोई आउट नहीं किया गया है। आप जितने भी टीजर ट्रेलर एक जैसे देख रहे हो वो सारे के सारे फैन मेड है। बाकी अगर कोई ऑफिशियल टीजर ट्रेलर या पोस्टर रिलीज होता है तो आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आप हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।